राजाराम त्रिपाठी सर, एक तो ये कि मुझे याद है कि जब हम लोग प्रधानमंत्री जी का दौरा लगा था बस्तर में, तो उस समय भी हम लोगों ने इस पर जिक्र किया था निजीकरण को लेकर के। एक बात हुई थी कि निजीकरण की संभावनाओं पर काफी चर्चा है वहां पर, और काफी जो है वो लोगों के बीच में इस चीज को लेकर के सुगबुगाहट है कि निश्चित तौर पर ये जो प्लांट है उसका निजीकरण कर दिया जाएगा। अब अमित शाह साहब ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इसका निजीकरण नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि राजेंद्र साहब कह रहे हैं कि ये केवल चुनावी जुमला है, और तमाम लोग भी जो है सोशल मीडिया पर जब आप नजर डालेंगे तो बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। अमित शाह साहब बाद में कह देंगे कि ये तो जुमला था जी, चुनावी जुमले, चुनाव में चुनाव जीतने के लिए वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं, तो उसी का एक हिस्सा ये भी है। तमाम लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बाद में अमित शाह साहब ही पूछेंगे कि दिखाओ कौन सा लिखित प्रमाण हमने तुमको दिया है कि हम नहीं बेचेंगे इसको, हमने कब कहा था कि नहीं बेचेंगे। अच्छा, वीडियोस को तो तमाम नेता जो है अक्सर नकार दिया करते हैं, जो वीडियो आप दिखाते हैं, हम दिखाते हैं, उनको तो नकार देते हैं कि नहीं नहीं ये दूसरे सेंस में बात हो रही थी, काट करके आप लोग अलग दिखा रहे हैं, एडिट करके दिखा रहे हैं, फलाना ढिमका। ऐसे में अब ये सर निजीकरण का ये जो घोषणा हुई है, इसकी आवश्यकता अचानक भाजपा को क्यों पड़ गई, वो भी तब जब पूरा देश जानता है कि भाजपा का निजीकरण जो प्रेम है वो कितना कितना गहरा है। और दूसरा ये कि क्या इसका इफेक्ट क्या होगा वहां पर। धन्यवाद राय साहब। दरअसल बस्तर के लिहाज से और छत्तीसगढ़ के लिहाज से नगरनार का जो स्टील कारखाना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें देश के, किसी पार्टी की नहीं, देश के 25,000 करोड़ लगे हैं, पहली बात तो। अब इसको इस ढंग से समझें कि 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी जगदलपुर आए, जो कि 12 लोग विधानसभा सीट का केंद्र बिंदु है। वहां आके उन्होंने कहा कि, उनकी लाइन बताऊंगा, कि देश के संसाधनों पर देश के गरीबों का हक है। और ये वही कह रहे हैं 25,000 करोड़ की यूनिट का उद्घाटन के समय। और उन्होंने कहा कि भाई ये आपका है, नगरनार कारखाना बस्तर के आदिवासियों का है, बस्तर के लोगों का है। इसी बात को दोहराने की 15 दिन के भीतर जो भाजपा के नंबर 2 कहे जाने वाले अमित शाह को क्यों जरूरत पड़ी, फिर वो 15 दिन के भीतर आके, अभी वो परसों नरसों आके एक सभा नहीं 2 सभाओं में जगदलपुर तथा कोंडागांव में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी तो शब्दों के बाजीगर हैं, तो वो तो थोड़ा घुमा के बोलते हैं। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि नाम लेके कि ये कारखाना आप लोगों का है, ऐसे हम नहीं बेचेंगे। अब नहीं बेचेंगे कहने में ही समझ में आती है कि भाई मैया मैंने माखन खायों वाली बात है कि दूसरों ने मिलकर लिपटा दिया है। तो वहीं पे सबसे बड़ा शक आया, क्योंकि जिस तरह से आपने रेलवे बेचा, जिस तरह से आपने एयरपोर्ट बेचे, जिस तरह से आपने लाल किला दे दिया प्राइवेट कंपनी को, तो लोग कथनी और करनी के अंतर को समझ रहे हैं। यहाँ पे कथनी और करनी के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है राय साहब, इस चुनाव में और आने वाले 2024 के चुनाव में। कि पहली बार मोदी में एक करिश्माई व्यक्तित्व लोगों ने देखा, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, जनता की नब्ज समझते हैं, जनता से ताली पिटवाने में उनका कोई मतलब जोड़ नहीं है। तो चुनाव पे आए, दूसरी बार उन्होंने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, मुद्दे दिए कि भाई हम 400 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, 700 भाजपा के कार्यालय बन गए, स्मार्ट सिटी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, तो बुलेट ट्रेन कहीं चलती नहीं दिखी। उन्होंने कहा गंगा पे वाटरवे बनेगा, तो वो भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो किसान की आत्मा जान रही है कि आय दुगनी हुई कि कर्जा दुगना हुआ। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की। तो ये जो मुद्दों पे जब उन्होंने बात की, तो दूसरा टर्म उनको दिया जनता ने, दूसरा टर्म मुद्दों पे दिया है। लेकिन जब आप डिलीवर नहीं करते, आप बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप पब्लिक को डिलीवर नहीं करते, वहां पे बात उठती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में डिलीवर किया गया। कांग्रेस इस मायने में आगे बढ़ती दिखती है कि वो ऐसे असंभव वादे नहीं करती जो पूरा न कर पाए, और यदि करती है तो पूरा करने की कोशिश करती है। व्यवस्थागत खामियां हो सकती हैं, सिस्टमगत खामियां हो सकती हैं, योजनाओं में छिद्र हो सकते हैं, भ्रष्टाचार जो सिस्टम में व्याप्त है वो पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। ये सारी खामियों के बावजूद
अगर वादा करते हैं कि साहब हम हर किसान का धान खरीदेंगे 2500 रुपया क्विंटल पे कुल मिला के, उन्हें बोनस देंगे, तो दिया गया। तो जब आप डिलीवर ठोस परिणाम जब आप देते हैं, जो जो वादे करते हैं कि आत्मानंद स्कूल अगर उन्होंने 700 बनाए, तो हाँ खड़े हैं, स्कूल बने हैं, चालू हो गए हैं, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, पढ़ के लड़के निकल रहे हैं, आदिवासी बच्चे भी बेहतरीन अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। ये चीजें जब आप धरती पे बदलाव देखते हैं ना, तो ये चीजें अब राजनीति में महत्वपूर्ण है। जी जी, शायद राजाराम सर का कनेक्शन जो है वो कुछ, हाँ हाँ जी बोलें। तो जो जो मुद्दे गौड़ हो गए उनकी बात छोड़ दें, वोटर्स में जागरूकता भी आ रही है। तो ये जो छोटे छोटे वायदे, जो कांग्रेस ने जो वायदे किए, कोई बहुत बड़े वायदे नहीं किए। उन्होंने कहा कि भाई हम 1500 क्विंटल 1 एकड़ पे धान खरीदते थे, हम 20 क्विंटल खरीदेंगे, ठीक है। हम बेरोजगारों को इतना रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम महिलाओं को का जो मानदेय है आंगनवाड़ी या ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर है उनका मानदेय में वृद्धि करेंगे। ये जो चीजें हैं वो सीधे लाभ पहुंचा रही हैं, ये मुद्दे हावी हैं। हाँ, कांग्रेस के विरोध में भाजपा जो है बहुत संगठित तरीके से, क्योंकि पूरा केंद्र शासन उनके पीछे है, सारे मंत्री उनके पीछे हैं। आप देख रहे हैं कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में गृह मंत्री 2-2 सभाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आके जा रहे हैं। तो इसको टॉप प्रायोरिटी पे उन्होंने रखा है। पूरी फौज राजनीतिक विश्लेषकों की, राजनीतिक रणनीतिकारों की, मोटिवेटर्स की यहाँ पे झोंक दी गई है भाजपा के द्वारा। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी बताऊं राय साहब की, जो चुनाव में हर पार्टी के बैनर, पोस्टर, झंडे, डंडे, इन सब के लिए जो खर्चा होता है, उसके लिए छोटे छोटे व्यापारी 5 साल वेट करते हैं कि चुनाव आएगा तो 2 पैसे हम भी कमाएंगे। भाजपा में उसका भी केंद्रीकरण कर दिया गया। लोग बताते हैं कि गुजरात लाबी का कोई व्यापारी है जिसे सीधा दिल्ली से सारे ठेके दे दिए गए हैं, पूरी दिल्ली से दे गए। भाई राजेंद्र जी चूंकि बस्तर में काम भी किया है उन्होंने, और एक छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा, इन्होंने सभी सेक्टर पे कई महीने काम करके एक बहुत अच्छी पत्रिका निकाली थी, मेरे सामने वो आई थी राजेंद्र जी का। तो इनको भी हर सेक्टर का ज्ञान है। और भाजपा में उस समय शायद भाजपा के रमन सिंह से सीएम तो उस समय भी आए थे। तो आप समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार का भी जो सेंट्रलाइजेशन है वो अद्भुत तरीके से बीजेपी में आप पाते हैं। तो जो लाभ जो छोटे छोटे व्यापारियों को मिलने वाला था राय साहब, वो सीधा सीधा यहाँ के छोटे व्यापारी भी नाराज हैं कि गाड़ियां घूमते देख रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, बड़े बड़े काफिले दिख रहे हैं, चारों तरफ गहमा गहमी है, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको समझ में आता है कि यह चुनाव तो उनके लिए सुपारी का फल हो गया है, ना खा पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, इससे रत्ती भर किसी को प्रॉफिट नहीं दिखता है। हाँ राजाराम सर, जब किसानों की बात हो रही है तो अभी 2-3 दिन पहले एमएसपी बढ़ाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से। एमएसपी बढ़ाने की खबर आई थी, खूब और जोर शोर से आई थी, बाकायदा उस बात को आपके यहाँ जिक्र भी हो रहा है चुनावी भाषणों में तमाम लोगों के द्वारा। अनुराग ठाकुर साहब जाकर के वहां कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देने में कोई कमी नहीं रखी, खूब दिया है छत्तीसगढ़ को। कितना दिया है थोड़ा सा एक रोशनी उस पर डालिए। और दूसरा एमएसपी वाली जो बात हो रही थी, एमएसपी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की सरकार जो वहां भूपेश बघेल की है उस पर आरोप ये लगा रहे हैं कि जब केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी बढ़ा दी गई है तो भूपेश बघेल सरकार ने जो है वो खरीद ही कम कर दिया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? राय साहब, इसको मैं बहुत डिफाइन करना चाहूंगा किसानों की मनस्थिति, क्योंकि आप जानते हैं मैं किसानों के बीच काम करता हूं, उठता बैठता हूं किसान हूं। जब कोई सरकार इस तरह से दम भरती है हमने किसानों को दिया है, तो किसानों का दिल जलने लगता है। पहली चीज तो ये दम्भ जो है हमने दिया है, भाई पब्लिक का पैसा आपने दिया है। किसान, मैं तो कई मंचों से कह चुका हूं कि हम आपका कुछ नहीं चाहिए, आप सारी सब्सिडी बंद कर दीजिए साहब। ये जो पब्लिक में आप नैरेटिव फैलाते हो, मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि किसान जब देखो तो भिखमंगे की तरह हाथ बांध खड़ा रहता है कि हमारा कर्जा माफी कर दो। बिल्कुल मत करिए कर्जा माफी, आप बिल्कुल मत करिए। मैं पूरे आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि आप तो केवल हमारे खून पसीने की वाजिब कीमत दे दो, आप हमारा मूल्य निर्धारण ईमानदारी से करिए। किसान को जो 6 महीने 8 महीने राजगिरी का काम सीखता है वो कुशल मजदूर होता है। किसान की मजदूरी उसकी लागत भी जोड़िए कुशल मजदूर के हिसाब से, और जो खर्चे हैं
जो ट्रैक्टर चला रहा है तो उसका डिप्रिसिएशन भी जोड़िए, एक अर्थशास्त्री की तरह बात करिए। दिल्ली में बैठ के जो आप मूल्य तय करते हैं वो यथार्थ से परे है। आप आमने सामने बैठिए, एक्चुअल जो खर्चे हैं, रियल एक्सपेंसेस जोड़ के आप 1.5 गुना कीमत दीजिए, जो स्वर्गीय स्वामीनाथन जी ने कहा था। केवल किसान ने ये माना। अब मैं जो बातें कह रहा हूं वो कोई अपना आकलन नहीं कह रहा हूं, मैं इस सरकार का आकलन कहता हूं। सकलान सरकार ने, भाजपा सरकार ने ही शांता कुमार कमेटी बनाई थी, उसने रिपोर्ट दिया जब एफसीआई के पुनर्गठन के लिए, तो सरकारी रिपोर्ट में दिया है कि केवल 6% कुल उत्पादन का किसानों का एमएसपी पर सरकार खरीदती है, जो प्रमुख फसलों हैं, धान गेहूं वगैरह की बात, 6%। और 94% जो है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बिकता है किसान का माल। और उस कम मूल्य पे बिकने के कारण हर साल उन्होंने पिछले 10 सालों का किया कि लगभग तकरीबन 10 सालों में उन्होंने तकरीबन 50 लाख करोड़, 45 से 50 लाख करोड़ का नुकसान बताया कि 10 सालों में किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, शांता कुमार कमेटी के आंकड़े। और मेरा आकलन है कि हर साल लगभग 7 लाख करोड़ का किसानों के वाजिब मूल्य पे उनकी फसल न बिकने के कारण नुकसान हो रहा है, लागत के आधार पर नहीं बिक रहा है। इसीलिए कहता हूं कि देश की खेती आईसीयू में खड़ी है, पहली बात। अब ये जो टोटल सब्सिडी देते हैं, सारी सब्सिडी जोड़ दीजिए, खाद पे सब्सिडी, ड्रिप पे सब्सिडी, बीज पे, दवाई पे, सबको हटा दीजिए, टोटल मारो तो 2 लाख करोड़ होता है। 7 लाख करोड़ का घाटा और 2 लाख करोड़ सब्सिडी देते हैं। कर्जा माफी टोटल करके, कर्जा माफी को भी जोड़ लीजिए, एक बार 40,000 करोड़ की हुई, कहीं 7,000 करोड़ दिया, 2 लाख करोड़ कुल मिला के किसानों को आप मदद करते हैं। आप सारी मदद बंद कर दीजिए, वाजिब कीमत के उनको बिकने के लिए एक कानून ले आइए। जो पूंजीपतियों की तिजोरी के आप खरीदार, मतलब रक्षक बने हैं, पहरेदार बने हैं, आप केवल तय कर दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कोई व्यापारी खरीदेगा तो जुर्म है। आप इतना तय कर दीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आप 6% खरीदते हो, वो भी मत खरीदिए, मैं बोलता हूं मत खरीदिए। आप केवल ये तय कर दीजिए कोई भी व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदेगा। आपको कानून बनाने का बड़ा शौक है, आपने रिकॉर्ड कानून बनाए हैं 4-5 सालों में। अब जैसे अफसरानी का एक एड आता था पहले, घर के सारे बल्ब बदल डालूंगा, तो आप संविधान डाल रहे हैं। तो आप साहब एक कानून ले आइए ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिके। और ये कोई नई बात राजाराम नहीं निकाल रहे हैं। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने स्वयं कहा था किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक रिपोर्ट बनाई थी, लेके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे। तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप दे दे तो मेरा मानना है कि किसानों का भला हो जाए। अब ये पूरे चुनाव के केंद्र में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ही है। भूपेश बघेल क्यों जीते? 15 साल से इनकी सत्ता जमी थी, हर तरफ से इनकी पकड़ थी। भाजपा के, कांग्रेस पास तो बूथ मैनेजमेंट के को मैनेज करने के लायक भी पैसे नहीं थे, ये हालत थे। 15 साल पे विपक्ष में बैठे थे। और चूंकि कांग्रेस भी बीच में आप जानते हैं कि खादी और कलफ वाली पार्टी बन के रह गई थी और संघर्ष तो आता ही नहीं था इनको। बावजूद इसके भूपेश बघेल क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने धान के मूल्य पे उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा खिलाफी की आपके साथ। 300 रुपया, पहले 270 रुपया प्रति क्विंटल बोनस का वादा किया, नहीं दिया, फिर 300 रुपया का वादा किया, नहीं दिया, हम आपको बोनस देंगे, उन्होंने कसम खा के कहा। और चूंकि किसान के बेटे हैं भूपेश बघेल, तो किसानों ने उन पर यकीन किया। शायद केवल नेता होते तो शायद यकीन नहीं करते, और यकीन किया और बम्पर विजय दी। केवल एक क्रॉप धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भूपेश बघेल ने दिया और इसलिए सरकार आई। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को हल्के में न ले। दूसरी चीज, पूरी कोशिश की हर किसान का खरीदने की। जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, इनके जुमले हैं साहब। जब भूपेश बघेल धान खरीद रहे थे तो जो सेंट्रल पूल में चावल खरीदी की बात आई, तो इन्होंने, केंद्र ने सहयोग दे दिया भूपेश बघेल को। नहीं, अभी की क्या स्थिति है सर? अभी क्या एमएसपी बढ़ाने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने खरीदी कम कर दिया है, बंद कर दिया है? नहीं, मैं बता रहा हूं, रिकॉर्ड खरीदी हुई तो ओपन है, गोदाम पे लिखा हुआ है, लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, एग्जैक्ट आंकड़े में आपको दे दूंगा। हर साल बढ़ते हुए क्रम में धान की खरीदी हुई है, बढ़ते हुए क्रम में धान की खरीदी हुई है। और जो 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की बात थी, अब तो 20 क्विंटल का वादा किया इन्होंने, क्योंकि 15 क्विंटल खरीदा और रिकॉर्ड खरीदी हुई धान की। धान रखा हुआ है, कोई आए ऑडिट कर ले, देख ले जो खरीदे।
हमारे दर्शक हैं, उनका कहना है कि पहले 55 लाख करोड़ के कर्ज वाला देश था अभी, और 10 साल में जो 155 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज देश को दे दिया गया है। यूपी को लेकर के एक सवाल किया गया है कि साल में 2 गैस सिलेंडर, होली दिवाली पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा किया गया था एक सिलेंडर मुफ्त देने के लिए। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर सिलेंडर जो मुफ्त देना था उसको देने की घोषणा की है। अब उसको कितना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो बात की बात है, घोषणा कर दी गई है फिर से। अभी कुछ दिन पहले, 2 ही 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि सिलेंडर उनको दिया जाएगा मुफ्त वाला। बाकी अब भाई देना नहीं देना वो बात की बात है, वो दिवाली के बाद पता चलेगा कितने लोगों को मिला कितने लोगों को नहीं मिला। राजाराम सर, मैं लौटता हूं आपके पास छत्तीसगढ़ की बात को। एक, चूंकि निजीकरण को लेकर के बात हो रही थी तो बात किसानों पर भी आ ही गई, क्योंकि किसान भी इस पूरे ये जो पूरा सिस्टम है उसका एक मजबूत शिकार माना जाता है। इस देश में भले ही कृषि प्रधान देश कहा जाता हो, पर जो हश्र कृषि का है वो हम सब जानते हैं, और उसके पीछे की जो वजहें हैं वो भी कई सारी वजहों को देखा जाता है किस किस तरीके से होते हैं। आंकड़ों की बात अभी राजेंद्र साहब कर रहे थे। सर, एमएसपी की जो बात होती है, हर पूरे देश के किसान एमएसपी की बात करता है। एक जगह जो एसी कमरे की बात हो रही थी, एसी कमरे में बैठ करके लोग निर्धारण कर लेते हैं। सर, धान का मूल्य, धान की लागत जितनी छत्तीसगढ़ में है उतनी उत्तर प्रदेश में नहीं है, उतनी पंजाब में नहीं है, उतनी दूसरी जगहों पर नहीं है। हर जगह की लागत का मूल्य अलग है, उसके हिसाब से जब तक मूल्य निर्धारित नहीं होगा तब तक किसी किसान की आय जो है वो दुगनी तिगुनी छोड़ दीजिए, जितनी है अभी जब तक वही नहीं निकल पा रही है तो दोगुनी की तो बात ही छोड़ दिया जाए सर, वो तो कुछ सपने दिखाने जैसी बात हो जाती है। राजाराम सर, अब जरा हम कृषि और इन सब चीजों से आगे बढ़ के एक संक्षिप्त जवाब आपसे लें चुनाव को लेकर के। छत्तीसगढ़ में चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है सत्ता में बैठी हुई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। इन दोनों की क्या स्थितियां चल रही हैं चुनावी दृष्टिकोण से, दोनों का आकलन क्या है वहां पर, अभी क्या परिस्थितियां हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है? क्योंकि कांग्रेस की भी सूची है, भाजपा की भी सूची है, इन चीजों को लेकर के लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जगह दी गई है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जगह दी गई है, जो कि जो ब्रजेश पाठक साहब हैं, बहुत करीबी भी माने जाते हैं अमित शाह के, उनको जगह नहीं मिली है। तो इसको लेकर के क्या सुगबुगाहट है? उधर कांग्रेस पार्टी में जो कि विवाद की खबरें भाजपा में इस समय ज्यादा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, तो छत्तीसगढ़ में क्या सीन चल रहा है और कांग्रेस के हिसाब से भी क्या वहां भी कोई किसी तरीके की आपसी मतभेद की खबर है? राय साहब, पहली बात तो छत्तीसगढ़ में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस के द्वारा भी घोषित कर दी गई है, और इनमें कई वही चेहरे हैं जो पहले से भी कांग्रेस के या तो प्रवक्ता रहे हैं या लगातार कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते रहे हैं, और एक बड़ी संतुलित लिस्ट आई है। और निश्चित रूप से राजनीति में महत्वाकांक्षाएं जोर मारती हैं और सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है। तो भाजपा में भी जो सीट आई हैं, जिनके प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, वहाँ कई बगावत के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस में भी अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीट हैं, जैसे हम सरगुजा के क्षेत्र में देखें तो बृहस्पति कुमार जी की टिकट कटने से वो नाराज हैं, और बेमेतरा वगैरह में दो टिकट ऐसी हैं जहां जो योगेश तिवारी ने भाजपा ज्वाइन किया है 25,000 साथियों के साथ उन्हें भी टिकट की आवश्यकता थी, मतलब टिकट को लेकर आप थे, शायद वादा भी किया गया रहा होगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी रायपुर राजधानी दक्षिण में महंत रामसुंदर दास जी को टिकट दिया गया है। साफ सुथरी छवि के नेता हैं, कोई दाग नहीं है, लेकिन उनके लिए ये सीट अप्रत्याशित थी, और जो इसके लिए तैयारी कर रहे थे काफी समय से कन्हैया अग्रवाल जी, जो पिछले बार भी अच्छी टक्कर दिए थे, हालांकि हार गए थे, तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। हालांकि कांग्रेस में जिस तरह की भागदौड़ की उम्मीद भाजपा ने की थी कि जिस तरह से भगदड़ मच जाएगी, पहले भागदौड़ होती है टिकट के लिए और नहीं मिलता तो फिर भगदड़ मचती है, तो वो स्थिति नहीं दिख रही है। जगदलपुर सीट को लेके बड़ा असमंजस रहा, क्योंकि 12 सीट जो आदिवासी सीटें हैं उनमें एकलौती सीट है जो 12 सीट में जनरल की है, 11 सीट आदिवासी है, 1 जनरल की है, और ये बड़ा केंद्र माना जाता रहा है, तो इसीलिए लंबे समय तक इस पे निर्णय नहीं आ रहा था।
जहां मैं कोंडागांव बैठा हूं, यहाँ दोनों प्रतिद्वंदी जो हैं बहुत कद्दावर है। लता और शेंडी 15 साल तक मंत्री तथा महत्वपूर्ण पदों में थी, अभी भाजपा की उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो भी कद्दावर नेता है, अच्छा उनका जनसंपर्क है। मोहन मरकाम पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं 4 साल तक, और लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं वो भी, और लगातार वो भी संपर्क करते रहे हैं। और इस सीट पे पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि पीसीसी चेयरमैन रहे हैं और साथ ही साथ अंतिम क्षणों में मंत्री भी बने हैं, और युवा नेता हैं, राहुल गांधी की भी पसंद है, और लता जी के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है 15 साल शासन में रहने के बावजूद। तो वो एक इस तरह का जो विश्लेषण है ये कमोबेश पूरी जगह पे है। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे चुनाव में भूपेश बघेल जिस तरह से 5 साल इस शासन को एक कैप्टन की तरह उन्होंने चलाया, और यहाँ तक कि पिछले चुनाव में भी मुख्य चेहरा भूपेश बघेल थे, और उनके साख के उनके वादे जो किसानों से उन्होंने वादे किए, उसके घोषणा पत्र को भी लेके लोगों को उम्मीद थी कि भूपेश बघेल सीएम के चेहरे हैं और ये निश्चित रूप से ले आएंगे। हालांकि बाद में जैसे कि कांग्रेस में लोकतंत्र का स्तर अभी भी काफी हद तक बचा हुआ है, तो ताम्रध्वज साहू, टीएस बाबा और चरणदास महंत, इन सबको बुलाया गया और आपसी सहमति से कमोबेश थोड़ा बहुत तो रंजोगम रहता ही है, लेकिन सीएम बने। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से दिल्ली की टीम आके बैठी है, जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ, तो मैं जो एक बात कहता हूं इसके निहितार्थ आप समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस देश में जितने भी प्रदेश हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं मजबूत है पूरे देश में, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत है। ब्रांड की बात अगर करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो देश के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे फायर ब्रांड और सबसे ब्रांड जो है भूपेश बघेल है। इसलिए नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ का हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, तो मैं तो आप जानते हैं मैं राजनीतिक रूप से निष्पक्ष व्यक्ति हूं, लेकिन भूपेश बघेल ब्रांड मजबूत है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी मजबूत है, लेकिन चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी उसकी तुलना में मजबूत नहीं है। ये गजब का विरोधाभास है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वह लगभग बीजेपी के प्रत्याशी के समकक्षी खड़ा है आज की डेट पे, और भूपेश बघेल का ब्रांड कितना उससे मदद कर पाएगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की साख कितनी मदद कर पाएगी, यही तय करेगा कि अगली सरकार भाजपा की बनेगी या कांग्रेस की। मैं बार बार कहता हूं मुकाबला खुला हुआ है, आज भी बढ़त कांग्रेस ने ली है, लेकिन अंतिम तौर तक आप जानते हैं कि एक रात में इलेक्शन बदल जाता है, और एक रात में इलेक्शन छत्तीसगढ़ में बदल जाते हैं, और ऐसी स्थिति में यह बढ़त अंत तक कायम रहेगी या नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल को जितना वर्चस्व दिया जाना चाहिए था, मेरा मानना है टिकट चयन में, चुनाव में, जो इनको फ्रंट फुट पे खेलने के लिए इनको ये कैप्टन जो प्रस्तुत करना था, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सामूहिक नेतृत्व और सबको खुश करने के चक्कर में उतनी आक्रामक नहीं हो पा रही है। मेरा मानना है कि भूपेश बघेल को पूरी तरह से कमान उनके हाथ में अगर दी जाती, अभी दी जाए, तो निर्णय और बेहतर होंगे, और ये अन्य राज्यों पे भी इसका असर पड़ेगा, और 2024 के चुनाव में भी इस चीज का असर निश्चित रूप से देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी हर साम दाम दंड भेद लगा के बैठी है। ईडी कल आई, यहाँ पे बड़ी घटना थी, 100 से ज्यादा जगहों पे ईडी ने छापे डाले हैं, लगातार सेंट्रल एजेंसियां यहाँ डेरा डाली हुई हैं, और क्योंकि हम लोग बार बार मंच से आपके उठाते रहे हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटी उठाती रही हैं कि भाई क्या भाजपा में कोई भ्रष्ट नहीं है, 15 साल मध्य प्रदेश में आपने राज किया, क्या वहां सारे के सारे 225 घोटालों में सब निर्दोष हैं, सबको आपने बरी कर दिया, वहां ईडी क्यों नहीं जाती? सीएजी की रिपोर्ट ने कहा साफ साफ आयुष्मान घोटाले को लेकर के किस तरीके से एक नंबर पर, वो भी 9999 करके जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाया गया था, उस पर लाखों आयुष्मान कार्ड एक नंबर पर रजिस्टर्ड रहे। कौन सी जांच हुई? पटवारी घोटाले को लेकर के इतना आरोप लगा, आंदोलन हुआ, छात्र सड़क पर आए, कौन सी जांच हुई? भर्तियों के तमाम भर्तियों को लेकर के, दरोगा से लेकर के, और क्या रेट तक सामने आ गए थे कि पटवारी के 15 लाख रुपए, तो सिपाही के कितने लाख रुपए, तो किस दरोगा के कौन से कितने लाख रुपए, अलग अलग पदों के हिसाब से रेट तक सार्वजनिक हो गए थे कि इस रेट पर हुआ। कमीशन बाजी का खेल वही हुआ, पर कौन सी जांच हुई? तो ये सब जहां पे सत्ता में भाजपा है वहां पे जांचों का सवाल करना मुझे लगता है कि अब कोई बहुत उसका
और चित्त बचा ही नहीं है, क्योंकि वो जांचें नहीं होंगी, ये तय है। आज की तारीख में अडानी से कौन सा, अडानी पे इतने सवाल, इतने सारी रिपोर्ट, इतने सारे खुलासे आ गए, कौन सी जांच हो रही है? अभी भी वो सारे मामले वैसे ही चल रहे हैं। महुआ मोइत्रा सवाल उठाने के चक्कर में नपती और चली जा रही हैं। अब उन्होंने किया नहीं किया वो बात की बात हो सकती है, जांच का विषय है, जांच होगी, चीजें सामने आएंगी। सर चलते चलते एक जवाब मैं राजेंद्र साहब के पास चलता हूँ। राजेंद्र साहब, आपके पास क्या खबर है? सर हाँ जी, एक चीज जोड़ना चाहूंगा राय साहब कि चूंकि बार बार सवाल उठाते थे लोग कि जांच क्यों नहीं हो रही, जांच क्यों नहीं हो रही है, इसलिए इस बार ईडी ने छत्तीसगढ़ में जो वहां के कोषाध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, गोपाल मोदी, बड़ा सोच के नाम रखा होगा, गोपाल मोदी के यहाँ भी ईडी पहुंची जो भाजपा के हैं। तो एक तो मोदी सरनेम भी है उनका और गोपाल जी भी हैं, तो इसलिए भी डाला कि भाई देखो हम भाजपा के लोगों पर भी अब जांच कर रहे हैं, शायद ये ताकि लगातार उंगली उठ रही है इसलिए उनके यहाँ भी डाला गया। और पहले कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष प्रदेश के हैं राम गोपाल अग्रवाल, उनसे भी उनके यहाँ पहले गई थी, अब भाजपा के यहाँ भी गई है।